धीरे चलो लेकिन डटे रहो, कछुए टिम्मी की जादुई यात्रा। भाग एक, धीरे चलो लेकिन डटे रहो। एक समय की बात है, एक सुंदर हरे भरे जंगल में टिम्मी नाम का एक छोटा कछुआ अपनी माँ और दादी के साथ रहता था। टिम्मी दूसरों से थोड़ा अलग था। वह हमेशा सोचता, क्या मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता? क्या मैं हमेशा धीरे चलने वाला और छोटा ही रहूंगा? टिम्मी का दिल बहुत बड़ा था। वह जानता था कि वह तेज नहीं दौड़ सकता, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता था। उसकी दादी हमेशा कहती थी, टिम्मी, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत लगातार चलते रहने में है, ना कि तेज भागने में। टिम्मी ने एक सपना देखा था। वह जंगल का सबसे साहसी और बुद्धिमान प्राणी बनना चाहता था, जिससे सब प्रेरणा लें। झपक खरगोश की चुनौती। एक दिन जंगल में सभी जानवर एक साथ इकट्ठा हुए। झपक खरगोश, जो बहुत तेज दौड़ता था और अक्सर अपने घमंड में चिढ़ाता था, चिल्लाया, क्या कोई है जो मुझसे दौड़ में जीत सकता है? सभी जानवर चुप थे। तभी टिम्मी धीरे धीरे आगे आया और बोला, मैं दौड़ना चाहता हूँ। सब हंस पड़े। झपक ने मजाक उड़ाया, तू कछुआ, तुम तो तब तक पहुंचोगे जब तक मैं सोकर उठ भी जाऊं। लेकिन टिम्मी मुस्कुराया। उसे अपनी ताकत पर विश्वास था। पहली दौड़ पहली हार। दौड़ शुरू हुई। झपक खरगोश बिजली की तरह दौड़ा और आधे रास्ते में सो गया, सोचते हुए कछुआ कहाँ तक पहुंचेगा। टिम्मी धीरे धीरे चलता रहा। वह रुका नहीं। लेकिन तभी कुछ शरारती बंदरों ने उसके रास्ते में कांटे फैला दिए। टिम्मी को जख्म हो गए और वह समय पर नहीं पहुंच पाया। झपक खरगोश उठा और जीत गया। टिम्मी हार गया और सबने फिर से उसका मजाक उड़ाया। लेकिन इस बार टिम्मी रोया नहीं। उसने अपनी दादी की बात याद की, जो गिरने के बाद उठता है वही असली विजेता होता है। आत्मखोज की शुरुआत। अगली सुबह टिम्मी अकेले जंगल में निकल पड़ा। उसने निश्चय किया कि वह खुद को साबित करेगा, लेकिन किसी और को हराने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पहचानने के लिए। रास्ते में उसे गिन्नी चिड़िया मिली। गिन्नी ने उसकी आंखों में सपना देखा और कहा, अगर तुम सच में खुद को साबित करना चाहते हो तो जंगल के पार एक नदी है, ज्ञान की नदी। वहां जाओ, वहां तुम्हें सच्ची ताकत मिलेगी। टिम्मी के सफर की शुरुआत हो गई। भाग दो, जंगल की दौड़ और हार के बाद की राह। लगभग 5000 शब्द। परिचय। पिछले भाग में आपने जाना कि कैसे टिम्मी कछुआ, एक छोटा लेकिन साहसी प्राणी, जंगल में झपक खरगोश के सामने दौड़ की चुनौती स्वीकार करता है और हारने के बावजूद हार नहीं मानता। वह अपने आत्मसम्मान की खोज में निकल पड़ा है और अब उसका अगला कदम है ज्ञान की नदी की ओर यात्रा। टिम्मी की यात्रा शुरू होती है। सूरज की पहली किरण जैसे ही जंगल पर पड़ी, टिम्मी ने अपना छोटा सा थैला उठाया, जिसमें केवल कुछ पत्तियां, दादी की दी हुई एक चमकती हुई कछुए की तस्वीर और गिन्नी चिड़िया द्वारा दी गई एक पंखुड़ी थी, जो जरूरत के समय चमकेगी। टिम्मी धीरे धीरे चला। रास्ता सीधा नहीं था। कहीं कांटों की झाड़ियों, कहीं पत्थरों की खड़ी चढ़ाई और कहीं दलदली जमीन। लेकिन टिम्मी का आत्मविश्वास अब मजबूत था। एक दिन बीता, फिर दूसरा, और फिर तीसरा। तीसरे दिन वह एक खुले मैदान में पहुंचा जहां जमीन पर एक पत्थर से बना रास्ता था। हर पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था। पत्थरों की सीख। टिम्मी ने पहला पत्थर पढ़ा, जिसे खुद पर भरोसा है वही सबसे तेज है। दूसरा पत्थर, धीमा चलो लेकिन मत रुको। तीसरा पत्थर, हर हार में एक सीख छिपी होती है। टिम्मी मुस्कुराया। वो आगे बढ़ा। धोखा या मौका। रास्ते में एक नागिन मिली जो बोल रही थी, हे छोटे कछुए, तुम कहाँ जा रहे हो? टिम्मी ने नम्रता से जवाब दिया, मैं ज्ञान की नदी की ओर जा रहा हूँ।
नागिन मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी थी। अगर तुम मेरी एक छोटी सी पहेली का उत्तर दे दो तो मैं तुम्हें एक गुप्त मार्ग बता सकती हूँ जिससे तुम जल्दी पहुंच जाओगे। लेकिन अगर नहीं कर सके तो तुम्हें यहीं पत्थर में बदलना होगा। टिम्मी सोच में पड़ गया। क्या वह जोखिम उठाए? लेकिन वो डरा नहीं। पूछो पहेली, टिम्मी ने कहा। नागिन ने पूछा, वो क्या है जो हर किसी के पास है, लेकिन अगर कोई बांट दे तो बढ़ जाता है? टिम्मी ने तुरंत कहा, ज्ञान। नागिन चौंकी। सही उत्तर। उसने एक पत्ता टिम्मी को दिया। वह पत्ता एक मैप बन गया। यह लो, यह तुम्हें अगली झील तक ले जाएगा। वहां से ज्ञान की नदी पास है। फिर मिलती है निब्बू लोमड़ी। अगले दिन टिम्मी जब झील के पास पहुंचा तो उसे एक पुराना दोस्त दिखा, निब्बू लोमड़ी। चालाक मगर कभी कभी मददगार। निब्बू बोली, अरे टिम्मी, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। सुना है अब तुम दौर से बाहर निकलकर कुछ बड़ा सोच रहे हो? टिम्मी ने सिर हिलाया। मैं खुद को खोज रहा हूँ। निब्बू मुस्कुराई और बोली, तुम सही दिशा में हो, लेकिन आगे एक धुंध की घाटी है। वहां हर कोई अपना रास्ता खो बैठता है। पर मैं तुम्हें एक तरकीब दे सकती हूँ। टिम्मी ने पूछा, क्या? निब्बू ने एक चमकता हुआ पत्थर टिम्मी को दिया और कहा, इसे अपने दिल के पास रखना। ये केवल सच और विश्वास की भावना से चमकेगा। धुंध की घाटी। अगले दिन टिम्मी पहुंचा धुंध से ढकी घाटी में। कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। चारों ओर डरावनी आवाजें, फुसफुसाहटें और भ्रम। उसे लग रहा था जैसे कोई कह रहा हो, तुम कभी नहीं पहुंच सकते। तुम बहुत धीमे हो। तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। लेकिन टिम्मी ने दादी की तस्वीर को छूते हुए कहा, मैं जानता हूं कि मैं सक्षम हूं। अचानक चमकता पत्थर तेज चमका और रास्ता साफ हो गया। अंत में ज्ञान की नदी। 6 दिन की लंबी थकाऊ यात्रा के बाद टिम्मी एक नीली, शांत और चमकती हुई नदी के किनारे खड़ा था। यह वही थी ज्ञान की नदी। वह पानी के किनारे बैठा। जैसे ही उसने पानी को छुआ, एक आवाज आई, टिम्मी, क्या तुम तैयार हो अपनी सबसे पहली सच्ची परीक्षा के लिए? टिम्मी बोला, हाँ। पानी के अंदर से एक नीली रोशनी निकली और उसके सामने एक दर्पण बन गया। उसमें टिम्मी खुद को देख रहा था। आवाज आई, जो खुद को समझता है वही सबसे तेज दौड़ सकता है, अपने डर से तेज, अपने संदेह से तेज और समय से तेज। टिम्मी की आंखों में आंसू थे, खुशी के। उसने खुद को पहचान लिया था। भाग 3, अकेलापन और आत्मखोज। पिछले भाग का सार। भाग 2 में टिम्मी ने कठिनाइयों से भरी यात्रा करते हुए ज्ञान की नदी तक का सफर तय किया। रास्ते में उसने नागिन की पहेली हल की, निब्बू लोमड़ी से मदद पाई और धुंध की घाटी पार करके स्वयं में विश्वास पैदा किया। अब वह आत्मखोज की अगली गहराइयों की ओर बढ़ रहा है, जहां उसके सामने एक भावनात्मक और मानसिक परीक्षा होगी। नदी के पार एक नया संसार। ज्ञान की नदी के पार एक चमकीला द्वार खड़ा था, जिस पर लिखा था, जो स्वयं को जान ले वह सारा संसार जान सकता है। टिम्मी ने गहरी सांस ली और द्वार में प्रवेश किया। सामने थी एक सूनी घाटी। चारों ओर न कोई आवाज, न कोई प्राणी, केवल हवा की सरसराहट और सूखे पेड़। अचानक टिम्मी ने देखा कि उसकी परछाई उससे अलग हो गई है। परछाई से संवाद। टिम्मी की परछाई बोलने लगी, तू इतना क्यों लड़ रहा है? तू तो एक धीमा, मामूली प्राणी है। तुझमें क्या खास है? टिम्मी चौंका। उसने धीरे से जवाब दिया, मैं खास नहीं बनना चाहता, मैं बस खुद को समझना चाहता हूँ। परछाई हंसी, तो अकेले इस सुनसान घाटी में भटकते रहो। अचानक घाटी की जमीन फट गई और टिम्मी एक गहरी गुफा में गिर गया।
आत्मगुफा की परीक्षा। गुफा अंधेरी थी, लेकिन टिम्मी की दादी की दी हुई तस्वीर हल्की सी चमक रही थी। तभी एक प्रकाश परी वहां प्रकट हुई। वह बोली, टिम्मी, यह गुफा तुम्हारे भीतर के डर, पछतावे और अकेलेपन की है। यहाँ से बाहर वही निकल सकता है जो इन्हें स्वीकार करना सीखे। 3 दरवाजे सामने आए। 1 डर का द्वार, 2 पछतावे का द्वार, 3 अकेलेपन का द्वार। टिम्मी ने पहले डर का द्वार चुना। डर का द्वार। अंदर वह फिर नागिन को देखता है, लेकिन अब वह उससे लंबी, विकराल और डरावनी लग रही थी। नागिन फुफकारती है, अगर तू दौड़ में फिर हार गया तो? अगर सबने तुझे फिर से छोटा समझा तो? टिम्मी कांपा नहीं। उसने आंखें बंद की और कहा, डर तो सबको लगता है, लेकिन मैं डर के बावजूद चलता रहूंगा। नागिन गायब हो गई। द्वार खुल गया। पछतावे का द्वार। यहाँ उसे वह दौड़ फिर से दिखाई दी, जहाँ झपक खरगोश ने उसे हंसते हुए पीछे छोड़ दिया था। टिम्मी को खुद से गुस्सा आया। काश मैं तेज होता, काश मैं वहां न भागता। लेकिन फिर उसने अपने आप से कहा, अगर मैं न भागता तो मैं यह यात्रा कभी शुरू न करता। मैं वही कर सकता था जो मेरे बस में था, और मैंने किया। दृश्य मिट गया। द्वार खुल गया। अकेलेपन का द्वार। सबसे कठिन दरवाजा। अंदर एक कछुए का बच्चा रो रहा था, वही छोटा टिम्मी। कह रहा था, कोई मेरे साथ नहीं है, सब मुझे छोड़ गए हैं। मैं क्यों अलग हूँ? टिम्मी ने अपने बचपन को गले लगाया। मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारी सोच, तुम्हारा साहस, तुम्हारे सपने, ये हमेशा तुम्हारे अपने थे। अचानक गुफा में रोशनी फैल गई। तीनों द्वार पीछे छूटे और एक गोल प्रकाश पथ दिखाई दिया, जो आत्मगुफा से बाहर निकलता था। नए मित्रों से भेंट। गुफा से बाहर निकलते ही टिम्मी को 2 नन्हे प्राणी मिले। एक मिन्नी खरगोश, झपक की छोटी बहन, जो तेज नहीं लेकिन बहुत बुद्धिमान थी। 2 घुंघरू उल्लू, एक नन्हा उल्लू जो केवल रात को बोलता था। मिन्नी बोली, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है टिम्मी। तुम हारे थे, लेकिन फिर भी निकले हो। और अब जीतने नहीं, बल्कि जानने के लिए चल रहे हो। यही तो सच्चा साहस है। घुंघरू फुसफुसाया, चांद की घाटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। वहां सच्चाई और करुणा की परीक्षा होगी। चांद की घाटी की ओर। तीनों अब साथ चलने लगे, टिम्मी, मिन्नी और घुंघरू। रास्ते में टिम्मी अब पहले से शांत था। उसने अपने डर को देखा था, पछतावे को स्वीकारा था और अपने अकेलेपन को गले लगाया था। अब वह कमजोर नहीं था, वह समझदार था। भाग 4, चांद की घाटी और करुणा की परीक्षा। पिछली कहानी संक्षेप में। भाग 3 में टिम्मी ने आत्मगुफा में अपने डर, पछतावे और अकेलेपन का सामना किया। उसने समझा कि सच्ची शक्ति तेज चलने में नहीं, बल्कि स्वयं को स्वीकारने में है। अब वह मिन्नी खरगोश और घुंघरू उल्लू के साथ चांद की घाटी की ओर बढ़ रहा है, जहां उसे करुणा और क्षमा की कठिनतम परीक्षा का सामना करना है। चांद की घाटी का पहला दर्शन। जब तीनों यात्री पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, तो नीचे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। पूरी घाटी चांदी सी चमक रही थी, मानो चांद खुद जमीन पर उतर आया है। पेड़ सफेद थे, घास में नीली झिलमिलाहट थी और हवा से धीमा संगीत बज रहा था। घुंघरू उल्लू बोला, यही है चांद की घाटी। यहाँ प्रवेश करने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा में करुणा का दीपक जलाना होगा। मिन्नी ने पूछा, कैसे? उसी क्षण एक नीला मोती हवा में प्रकट हुआ और बोला, केवल वही इस घाटी में प्रवेश कर सकता है जो अपने सबसे बड़े शत्रु को माफ करना सीखे। शत्रु का सामना, धूर्त लोमड़। घाटी के द्वार पर टिम्मी को किसी के आने की आहट सुनाई दी। वह सतर्क हो गया।
पेड़ों के पीछे से वही धूर्त लोमड़ निकला जिसने दौड़ के दिन टिम्मी को चिढ़ाया था। उसके रास्ते में कांटे बिछाए थे और झपक खरगोश को उकसाया था। लोमड़ मुस्कुराया, तो कछुए महाराज, तुम्हारी महान यात्रा में माफ करने का मोड़ आ ही गया। टिम्मी के मन में पुरानी यादें उफान मारने लगीं, वह अपमान, वह असहायता, वह हार। लेकिन उसने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, तूने मेरे साथ छल किया था, लेकिन अगर मैं तुझसे घृणा करता रहा तो मैं खुद कभी आगे नहीं बढ़ सकूंगा। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। लोमड़ चौंका, उसका चेहरा बदल गया, उसकी आंखों में पानी आ गया। टिम्मी, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई मुझे माफ करेगा। मैंने तो हमेशा सबको छोटा दिखाने की कोशिश की, क्योंकि मैं खुद अपने को तुच्छ मानता था। करुणा की शक्ति। जैसे ही टिम्मी ने माफ किया, उसके दिल से हल्की सी चमक निकली और आकाश में उड़ने लगी। नीला मोती पुनः प्रकट हुआ और टिम्मी के ऊपर मंडराया। कछुए टिम्मी, तू अब चांद की घाटी में प्रवेश करने योग्य है। तूने दिखाया कि करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के विकास के लिए भी जरूरी है। घाटी का द्वार खुल गया। मिन्नी और घुंघरू भी साथ चले। घाटी के रहस्य। चांद की घाटी में वे तीनों एक झील के पास पहुंचे। झील चुपचाप चमक रही थी। वहां एक पुरानी करुणा देवी की मूर्ति थी, जिसकी आंखें खुली थीं, मानो वो सब कुछ देख रही हो। मूर्ति से आवाज आई, टिम्मी, अब अंतिम करुणा परीक्षा बची है। क्या तू उस प्राणी को बचाएगा जिसने तुझसे धोखा किया, अगर वो मुसीबत में हो? अचानक नीले बादल घिर गए और एक दृश्य बना जिसमें झपक खरगोश एक गहरी खाई में गिरा पड़ा था, घायल और असहाय। झपक की मदद या अस्वीकार? मिन्नी ने टिम्मी की ओर देखा। क्या तुम उसकी मदद करोगे? उसने दौड़ में तुम्हें नीचा दिखाया था, सबके सामने हंसी उड़ाई थी। टिम्मी की आंखें गंभीर थीं। मिन्नी, अगर मैं झपक को उसके कर्मों के लिए गिरा छोड़ दूं, तो मैं वैसा ही बन जाऊंगा जैसा वो पहले था। अगर मैं सचमुच बदला हूं, तो मुझे उसे उठाना चाहिए। टिम्मी घाटी के मंत्र से दृश्य में कूदा और अपने छोटे से शरीर के सहारे झपक को बाहर निकाला। दोनों थककर जमीन पर गिर पड़े। झपक रो पड़ा, टिम्मी, तुम जीत गए और मैं हार गया। टिम्मी मुस्कुराया, नहीं झपक, हमने साथ में सीखा, यही असली जीत है। करुणा की मोहर। जैसे ही टिम्मी ने झपक को माफ करके बचाया, आसमान से एक करुणा की मोहर गिरी, एक चमकदार चिन्ह जो टिम्मी के खोल पर उभरा। घुंघरू उल्लू बोला, अब तुम्हारे पास 2 मोहरें हैं, आत्मा की और करुणा की। जब 5 मोहरें पूरी हो जाएंगी, तभी वास्तविक विजय की झील खुलेगी। अगला पड़ा। टिम्मी अब और भी शांत, स्थिर और गहन समझ वाला हो गया था। मिन्नी, झपक और घुंघरू उसके साथ थे। अचानक आसमान से एक पुराना संदेश गिरा। अब समय है सच्चाई के जंगल में प्रवेश करने का। वहां झूठ की परछाइयां घूम रही हैं। क्या तुम सच्चे बने रह सकोगे? भाग 5, सच्चाई का जंगल और परछाई का धोखा। पिछली कहानी संक्षेप में। चांद की घाटी में टिम्मी ने अपने शत्रु झपक को क्षमा कर दिया और करुणा की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब उसके पास 2 मोहरें हैं, आत्मा की मोहर और करुणा की मोहर। अगली परीक्षा है सच्चाई की, एक रहस्यमय जंगल में जहां झूठ परछाई बनकर पीछा करता है। प्रवेश सच्चाई के जंगल में। घुंघरू उल्लू टिम्मी को एक संकरी घाटी के पार लेकर आया। वहां था एक घना रहस्यमय जंगल, सत्यवन वन। जंगल के बाहर एक चेतावनी खुदी थी, जो यहाँ झूठ बोलेगा उसकी परछाई उसे निगल जाएगी। मिन्नी बोली, अरे बाबा, अब परछाई भी दुश्मन बन गई। घुंघरू गंभीर था, यह जंगल तुम्हारे हर बोले हुए शब्द को परखता है। एक बार झूठ बोले तो परछाई बदलकर भूत बन जाती है और तब तुम खुद को खो बैठते हो। पहली चुनौती, दर्पण झील।
जंगल में चलते चलते वे एक चमकती झील पर पहुंचे। उसका पानी इतना साफ था कि उसमें चेहरा नहीं बल्कि मन की बातें दिख रही थीं। टिम्मी ने झील में झांका। उसने खुद को छोटे कछुए के रूप में देखा, डरे हुए, असुरक्षित। एक आवाज गूंजी, अगर तुम कहो कि डर नहीं लगता, झील में झूठ गूंजेगा। अगर स्वीकार कर लो तो आगे रास्ता खुलेगा। मिन्नी ने झील से पूछा, टिम्मी क्या तुम डरते हो? टिम्मी ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, मैं आज भी डरता हूँ। कभी हारने से, कभी खो जाने से। लेकिन मैं रुकता नहीं हूँ। झील शांत हो गई। एक पत्थर किनारे उभरा जिस पर लिखा था, सच बोलने वाला अपने डर को भी पार कर जाता है। रास्ता खुल गया। दूसरी चुनौती, परछाई का प्रलोभन। घने जंगल में एक स्थान आया जहां पेड़ काले पड़ने लगे। वहां अंधेरे में उनकी परछाइयां बड़ी और डरावनी थीं। तभी टिम्मी की परछाई उससे अलग होकर सामने खड़ी हो गई। उस परछाई ने कहा, मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूँ, लेकिन अगर तुम झूठ बोलोगे मैं हकीकत बन जाऊंगा। परछाई ने प्रश्न पूछना शुरू किया, क्या तुम कभी अपने साथियों से जलते हो? टिम्मी चुप रहा, पर बोला, कभी कभी। हाँ, जब सब आगे बढ़ते हैं और मैं पीछे रह जाता हूँ। परछाई मंद हंसी हंसी, लेकिन कमजोर पड़ गई। क्या तुम कभी सोचते हो कि तुम्हारी यह यात्रा बेकार है? टिम्मी ने गहरी सांस ली। हाँ, कुछ रातों में मुझे ऐसा लगता है, पर सुबह फिर उम्मीद लौट आती है। परछाई पिघलने लगी और अंत में मिट गई। तीसरी चुनौती, भ्रम की आवाजें। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक क्लियरिंग, खुला मैदान आया जहां हर दिशा से आवाजें आने लगीं। तुम अकेले हो। मिन्नी सिर्फ दिखावा कर रही है। तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। मिन्नी ने कहा, ये सब झूठ है। लेकिन टिम्मी बोला, रुको मिन्नी, अगर हम इन आवाजों को अनसुना करें तो ये और तेज होती जाएंगी। हमें इन्हें जवाब देना होगा, सच बोलकर। टिम्मी खड़ा हुआ और बोला, मैं जानता हूँ मैं अकेला नहीं हूँ। मिन्नी, घुंघरू और यहाँ तक कि झपक सब मेरे अपने हैं। और सबसे जरूरी, मैं खुद अपने साथ हूँ। अचानक हवा शुद्ध हो गई। आवाजें गायब। जंगल ने उनकी परीक्षा पास मान ली। सत्य की मोहर। एक पेड़ का तना अचानक खुला और उसमें से एक नीली रोशनी निकली। वह टिम्मी के खोल पर जमी और बन गई सत्य की मोहर। अब टिम्मी के पास 3 मोहरें थीं। आत्मा की मोहर, करुणा की मोहर, सत्य की मोहर। घुंघरू उल्लू मुस्कुराया, बहुत कम प्राणी यहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन अब अगला पड़ाव सबसे कठिन है, समय की घाटी, जहां तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। और धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। लेकिन खतरा दूर नहीं। तभी आकाश में एक अजीब नीला तूफान उठा। उसमें से एक भयानक चेहरा बना, परछाई सम्राट का। वह बोला, तुम 3 मोहरें तो ले आए टिम्मी, लेकिन चौथी तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे टकराना होगा। मैं तुम्हारे संदेहों का राजा हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे मन में रहता हूँ। आकाश काला हो गया। भाग 6, समय की घाटी और धैर्य का दरबार। लगभग 5000 शब्द। पिछली कथा संक्षेप में। कछुआ टिम्मी ने सच्चाई की परीक्षा पास कर ली और तीसरी मोहर, सत्य की मोहर, प्राप्त की। लेकिन उसके भीतर के डर और संदेह अब उसका सबसे बड़ा शत्रु बन चुके हैं, परछाई सम्राट। अगली मंजिल है समय की घाटी, जहां ना कोई राक्षस मिलेगा, ना पहेली, बस इंतजार और खुद पर विश्वास। समय की घाटी में प्रवेश। टिम्मी, मिन्नी और घुंघरू अब एक सपाट और नीरव मैदान में पहुंचते हैं। वहां दूर दूर तक सिर्फ पत्थर, घास और हवा की सरसराहट। घुंघरू बोला, यहाँ से मैं नहीं जा सकता। समय की घाटी में हर कोई अकेला ही चलता है। मिन्नी चिंतित हुई, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती टिम्मी।
टिम्मी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे वहां तक पहुंचा दिया जहां तक मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अब यह भाग मुझे अकेले तय करना है। समय दरबार की घंटियां। जैसे ही टिम्मी आगे बढ़ता है, एक पुरानी घड़ी की तरह टन-टन आवाजें सुनाई देती हैं। घड़ी की घंटियां हर एक घंटे पर बजती हैं, लेकिन उस घाटी में एक घंटा कई दिनों जितना लंबा लगता है। हर घंटे की आवाज के साथ एक मन की परीक्षा सामने आती है। पहली घंटी, उबासी का प्रलोभन। घंटी बजते ही सामने एक गुफा खुलती है। अंदर आरामदायक बिस्तर, गर्म खाना और मीठी लोरी गूंजती है। एक स्वर आता है, बस यहीं रुक जाओ, आराम करो। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? टिम्मी थक चुका होता है, पैर कांपते हैं, पेट भूखा है, लेकिन वह बुदबुदाता है, आराम की चाहत हमेशा राह से हटाती है। मैं थक सकता हूँ, लेकिन रुकूंगा नहीं। गुफा खुद ब खुद बंद हो जाती है। दूसरी घंटी, जल्दी का जाल। अब एक तितली आती है, सुनहरी, सुंदर और बोलती है, अरे टिम्मी, तुम्हें चौथी मोहर चाहिए ना? मेरे पीछे आओ, मैं शॉर्टकट दिखाती हूँ। टिम्मी चौंकता है, शॉर्टकट? तितली उड़ती जाती है। एक छोटा रास्ता दिखता है, आसान, सीधा। लेकिन टिम्मी वहीं खड़ा सोचता है और कहता है, जो जल्दी में होता है वह सबक नहीं सीखता। मैं वो मोहर चाहता हूँ जिसे मैं कमाकर पाऊँ, चुराकर नहीं। तितली की हंसी डरावनी बन जाती है और वह धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। तीसरी घंटी, एकाकीपन का सन्नाटा। अब हवा थम जाती है। कोई आवाज नहीं, कोई ध्वनि नहीं, बस खामोशी। एक दिन, 2 दिन, फिर शायद हफ्तों तक कुछ नहीं होता। टिम्मी पेड़ के नीचे बैठा है, आंखें बंद। तभी उसके भीतर आवाज आती है। कभी कभी सबसे जरूरी लड़ाई उस वक्त होती है जब कुछ भी हो नहीं रहा होता। टिम्मी मुस्कुराता है और बस सांस लेना शुरू करता है। धीरे धीरे उसकी खोल पर एक चमक उठती है। समय दरबार की परीक्षा पूरी हो गई। धैर्य की मोहर। अचानक आसमान से नीली रोशनी गिरती है और चट्टानों के बीच एक फूल उगता है, चमकीला, शांत और धैर्य से भरा। टिम्मी के पास जाकर वह फूल उसके खोल पर समा जाता है। बन जाती है धैर्य की मोहर। अब उसके पास थी आत्मा की मोहर, करुणा की मोहर, सत्य की मोहर, धैर्य की मोहर। घुंघरू उल्लू हवा में प्रकट होता है। तुमने वो जीत हासिल की है जो तेज दौड़ में नहीं, इंतजार में मिलती है। परछाई सम्राट का वार। जैसे ही टिम्मी समय की घाटी से बाहर आता है, एक भयानक शोर उठता है। आसमान फटता है और एक विशाल परछाई धरती पर उतरती है। वह है परछाई सम्राट। उसकी आंखें जल रही थीं। वह टिम्मी से कहता है, तुमने सच्चाई, करुणा और धैर्य तो पा लिया, लेकिन मैं तुम्हारी शंका बनकर तुम्हारे भीतर रह गया हूँ। जब तक तुम्हें खुद पर शक है, मैं अमर हूँ। टिम्मी डगमगाता है। क्या वह वाकई खुद पर पूरा विश्वास करता है? आत्मबल की चिंगारी। मिन्नी, जो अब तक दूर से देख रही थी, चिल्लाई, टिम्मी, तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा, जितना हमें तुम पर है। टिम्मी ने आंखें बंद की और अपने भीतर देखा, छोटे कछुए की छवि जो डरा हुआ था। टिम्मी बोला, हाँ मैं डरता हूँ, हाँ मैं शंकाओं से घिरता हूँ, लेकिन फिर भी मैं चलता रहता हूँ, और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उसी क्षण उसकी खोल से एक चौंकाने वाली 5वीं चमक निकली। आत्मबल की मोहर। उस रोशनी में परछाई सम्राट चीखते हुए पिघल गया। टिम्मी का आत्मविश्वास अब अपराजेय था। अंत भाग 6। अब टिम्मी के पास 5 मोहरें थीं। एक, आत्मा की मोहर।
2 करुणा की मोहर, 3 सत्य की मोहर, 4 धैर्य की मोहर, 5 आत्मबल की मोहर। अब उसे करना है अंतिम कार्य, जादुई द्वार खोलना, जिससे वह जंगलों के रक्षक बन सके। भाग 7, अंतिम द्वार और रक्षक की परीक्षा। पिछली कथा संक्षेप। टिम्मी ने 5 जादुई मोहरें प्राप्त कर ली, आत्मा, करुणा, सत्य, धैर्य और आत्मबल की। उसने परछाई सम्राट को भी हराया, जो उसके अपने भीतर की शंका का रूप था। अब वह तैयार है अंतिम परीक्षा के लिए, रक्षक बनने की परीक्षा। लेकिन यह परीक्षा किसी और से नहीं, बल्कि खुद से होगी। जादुई द्वार का उदय। जैसे ही टिम्मी आखिरी मोहर प्राप्त करता है, पृथ्वी कांपने लगती है। सामने की चट्टानें हिलती हैं और एक विशाल स्वर्णिम द्वार उभर आता है। द्वार के ऊपर चमकते अक्षरों में लिखा होता है, स्वयं को खोने के बाद ही सच्चे रक्षक बनते हैं। टिम्मी के साथ अब मिन्नी और घुंघरू दोनों हैं। घुंघरू बोला, अब यह सफर तुम्हारा है, लेकिन यह परीक्षा तुम्हारे आत्मा का आईना है। टिम्मी द्वार की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह हाथ लगाता है, एक रोशनी उसे घेर लेती है और वह अंदर खींच जाता है। आत्मा का आईना, पहली परीक्षा। टिम्मी अब एक खाली सफेद जगह में है, न जमीन, न आकाश, न दिशा। सामने एक आईना है, लेकिन उसमें जो दिखता है वह टिम्मी जैसा नहीं, वह है भयभीत, क्रोधित और स्वार्थी टिम्मी। आईना बोलता है, मैं वो हूँ जो तुम बनने से डरते हो। अगर तुम रक्षक बनते हो और घमंड आ गया तो क्या होगा? अगर तुम्हें शक्ति मिली और तुमने उसका दुरुपयोग किया? टिम्मी चुपचाप सुनता है, फिर कहता है, मैं इंसान नहीं, एक कछुआ हूँ, लेकिन मैंने अपनी कमजोरियों को कबूल किया है। मुझे डर लगता है, लेकिन मैं डर को चलने नहीं देता। आईना मुस्कुराता है और टूटकर चमक में बदल जाता है। त्याग की वर्षा, दूसरी परीक्षा। अब टिम्मी एक छोटी सी झोपड़ी में है। सामने एक बुजुर्ग कछुआ बैठा है। वह कहता है, अगर तुम रक्षक बनते हो तो जंगल की सेवा तुम्हारा जीवन बन जाएगा। क्या तुम अपने पुराने घर, मिन्नी और आराम को छोड़ सकोगे? टिम्मी की आंखें भर आती हैं। मिन्नी के बिना? बुजुर्ग कछुआ बोलता है, हर रक्षक को अपने कुछ सपनों का त्याग करना पड़ता है, ताकि वह दूसरों के सपनों की रक्षा कर सके। टिम्मी लंबे समय तक सोचता है, फिर सिर झुकाकर कहता है, अगर मेरा त्याग किसी नन्हे प्राणी को मुस्कुराने का अवसर दे सके तो मैं तैयार हूँ। बुजुर्ग कछुआ गायब हो जाता है। आसमान से वर्षा होती है, यह त्याग की वर्षा है। अंतिम चिंगारी, रक्षक की शपथ। अब टिम्मी वापस उसी द्वार के सामने खड़ा है। सभी 5 मोहरें उसकी खोल से निकलकर हवा में चमकने लगती हैं। घुंघरू उल्लू की आवाज आती है, अब बोलो टिम्मी, क्या तुम इस शक्ति का उपयोग केवल अपने लिए करोगे? टिम्मी ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं, मैं रक्षक बनना चाहता हूँ, नायक नहीं। मैं चाहूंगा कि हर प्राणी अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके। मैं सिर्फ एक चिंगारी बनना चाहता हूँ जो दूसरों की मशालें जला सके। एक तेज प्रकाश फूटता है, द्वार खुल जाता है। रक्षक टिम्मी का अवतरण। अब टिम्मी एक नई जगह पहुंचता है, प्रकृति का हृदय। वहां पेड़ बोलते हैं, हवा गाती है और जीव जंतु नृत्य करते हैं। एक विशाल वृक्ष, ज्ञान वृक्ष, टिम्मी के सामने आता है और कहता है, तुमने 5 गुणों को जी लिया है। अब तुम हो हरित रक्षक, जंगलों, नदियों और जीवन की रक्षा करने वाले। टिम्मी के खोल पर अब एक नया चिन्ह उभरता है, एक पत्ता जिसमें 5 बिंदु चमकते हैं। जंगल में उत्सव। जंगल में टिम्मी की वापसी होती है तो चारों ओर ढोल, नगाड़े और नृत्य। मिन्नी, घुंघरू और सभी पुराने मित्र, खरगोश चंपू, हिरणी बेला, हाथी राजा, सब मिलकर उसे गले लगाते हैं।
मिन्नी रोते हुए कहती है, तुम अब भी मेरे टिम्मी हो। टिम्मी मुस्कुराकर बोला, अब मैं सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे जंगल का टिम्मी हूँ। एक नई शुरुआत। टिम्मी अब जंगल के बच्चों को सिखाता है, डर से कैसे लड़े, सच्चाई से कैसे जिए, और सबसे बढ़कर धीरे लेकिन लगातार चलना कैसे सीखा जाए। उसकी सबसे मशहूर बात थी, तेज चलने वाले बहुत देखे हैं, लेकिन जो डगमगाते हुए भी चलते रहे वही असली विजेता बने। अंत भाग 7। टिम्मी अब जंगल का रक्षक बन चुका है, परंतु जंगल की शांति सदा नहीं रहती। काले बादल एक नई मुसीबत का संकेत लेकर आ रहे हैं, लोभ की आंधी और समय की दरारें। भाग 8, लोभ की आंधी और भविष्य की छाया। लगभग 5000 शब्द। पिछली कहानी संक्षेप। टिम्मी अब आधिकारिक रूप से जंगल का हरित रक्षक बन चुका है। उसने 5 जादुई मोहरों को अर्जित किया, स्वयं के डर को हराया और त्याग की परीक्षा पास की। परंतु एक सच्चे रक्षक का सफर वहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि अब एक नई आपदा आने वाली है, लोभ की आंधी, जो जंगल को भविष्य से पहले ही उजाड़ सकती है। अजीब हवा और अंधेरा सवेरा। एक दिन टिम्मी और मिन्नी जंगल में सुबह सुबह टहल रहे थे। सूरज की पहली किरण अभी आई भी नहीं थी कि पेड़ों की पत्तियां अजीब तरह से कांपने लगीं। अचानक ठंडी हवा तेज हो गई। मगर ये ठंड आम नहीं थी, इसमें एक लालच भरी गर्मी भी थी। फिर दूर से एक डरावनी आवाज गूंजी, मुझे दो, सब कुछ दो, ये जंगल अब मेरा होगा। टिम्मी ने महसूस किया, ये लोभ की आत्मा है, जो सदियों पहले पृथ्वी से निर्वासित कर दी गई थी। भविष्य का दर्पण। टिम्मी ज्ञानवृक्ष के पास गया। वृक्ष ने उसे एक जादुई दर्पण दिया, भविष्यदर्शी आईना। उसमें टिम्मी ने देखा, जंगल सूख चुका है, जानवर एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, नदी काली हो गई है, और एक अजीब छाया सब कुछ निगल रही है। वृक्ष बोला, यह वह भविष्य है जो आएगा, यदि लोभ की आंधी नहीं रोकी गई। टिम्मी ने आंखें मूंदी, फिर गहरी सांस लेकर कहा, मैं रक्षक हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। 3 लालच की राक्षसियां। टिम्मी को जंगल के 3 हिस्सों में जाना था, जहां लोभ की राक्षसियां उग आई थीं। एक सुवर्णा, जो सोने और धन के सपनों से जानवरों को अंधा कर देती थी। 2 विलासिनी, जो आराम और आलस से जीवन को धीमा और नष्ट करती थी। 3 अधिकारिणी, जो सत्ता और नियंत्रण का लालच फैलाती थी। सुवर्णा की गुफा। सुवर्णा ने खरगोशों को सपने में दिखाया कि उनके बिल सोने से भर जाएंगे। उन्होंने खुद ही अपने बिल खोद खोद कर नष्ट कर दिए। टिम्मी आया और बोला, अगर धन से भूख मिटती तो जंगल में कोई दुखी न होता। सबसे बड़ा खजाना है संतुलन। वह सत्य की मोहर से सुवर्णा की आंखें बंद करता है। वह चीखते हुए धूल में बदल जाती है। विलासिनी की घाटी। वहां जानवर सब पेड़ों पर लेटे हुए थे, कुछ करते नहीं। सबने सपनों में आराम और आलस को पूजा बना लिया था। टिम्मी ने वहां धैर्य की मोहर फेंकी और कहा, आराम जरूरी है, लेकिन प्रयास के बिना जीवन रुक जाता है। विलासिनी की नींद टूटी, वह काली परछाई बनकर गायब हो गई। अधिकारिणी की गढ़ी। यह सबसे खतरनाक थी। वह जानवरों को कह रही थी, क्यों न तुम राजा बनो, क्यों न बाकी सब तुम्हारी सेवा करें। जानवर आपस में भिड़ने लगे। टिम्मी ने करुणा की मोहर चमकाई और बोला, राजा वो नहीं जो सबसे ऊपर बैठे, राजा वो है जो सबके लिए झुके। अधिकारिणी आग बनकर भस्म हो गई। लोभ की आंधी का अंतिम सामना। अब टिम्मी को लोभ की आत्मा से आमना सामना करना था। वह एक चक्रवात की तरह जंगल में आया। टिम्मी ने अपनी 5 मोहरें अपने खोल से निकालकर हवा में फेंक दी। लेकिन लोभ की शक्ति बहुत ज्यादा थी। मोहरें हिलने लगीं। तभी जंगल की प्रार्थना।
मिन्नी, घुंघरू, चंपू खरगोश, बेला हिरनी और सैकड़ों जानवर खड़े होकर बोले, टिम्मी अकेला नहीं है। वह हमारा रक्षक है, लेकिन हम सब उसकी शक्ति हैं। उनकी आवाजें जंगल में गूंजने लगीं। सभी जानवरों के दिलों से निकली सच्ची भावना पांचों मोहरों को नई शक्ति दे गई। लोभ की आत्मा का पतन। टिम्मी ने कहा, तू जितना भी ले ले, मैं जितना भी खो दूं, पर मेरी सच्चाई, करुणा, धैर्य, आत्मबल और विश्वास तू नहीं छीन सकता। आखिरी बार उसने आत्मा की मोहर अपनी छाती पर रखी। तेज रोशनी फैली, आंधी रुक गई। लोभ की आत्मा एक फुसफुसाहट में बदल गई। मैं लौटूंगा जब फिर कोई लालच करेगा। भविष्य का नया बीज। टिम्मी ने भविष्यदर्शी आईना में फिर देखा। अब वहां बच्चे हंस रहे थे, नदियां बह रही थीं, और जंगल फिर से मुस्कुरा रहा था। ज्ञान वृक्ष बोला, भविष्य कभी निश्चित नहीं होता, उसे हर दिन बनाया जाता है। एक और मोहर। अचानक टिम्मी के सामने एक नई मोहर प्रकट हुई, छठी मोहर, जिम्मेदारी की मोहर। वह उसकी खोल पर चमकने लगी। यह संकेत था कि अब वह न सिर्फ रक्षक बल्कि मार्गदर्शक भी बन चुका है। समापन उत्सव। पूरा जंगल फिर से इकट्ठा हुआ। एक नई परंपरा शुरू हुई। हर वर्ष टिम्मी दिवस, जब बच्चे अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़कर जंगल की सेवा करते। मिन्नी ने हंसते हुए कहा, अब तो तुम जंगल के भी बापू हो गए। टिम्मी मुस्कराया, नहीं, मैं अब भी वही धीमा लेकिन डटा हुआ टिम्मी हूँ। भाग 8 समाप्त। लेकिन आकाश में एक दरार बनती है। एक आवाज गूंजती है, टिम्मी, क्या तुम समय की कस्मों को निभा पाओगे? भाग 9 समय की दरार और कालपुरुष का बुलावा। लगभग 5000 शब्द। बीते भविष्य की पहली आहट। टिम्मी को जिम्मेदारी की मोहर मिलने के कुछ ही दिन बाद एक अजीब बात होने लगी। रात को जब वह अपनी खोल में आराम कर रहा होता, आसमान में एक दरार सी दिखती, जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने फट रहे हों। उस दरार से एक गूंजती हुई आवाज आती थी, काल बिगड़ रहा है, समय बिखर रहा है, रक्षक उठो। बुजुर्ग उल्लू और काल का रहस्य। टिम्मी तुरंत बुद्धिनाथ, सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी उल्लू के पास गया। बुद्धिनाथ ने अपनी आंखें मूंदी और बोला, ओ टिम्मी, तूने भावनाओं और लालच को जीत लिया, लेकिन अब समय स्वयं डगमगा रहा है। कालपुरुष, समय का रक्षक, तुम्हें बुला रहा है। उसकी शक्ति कमजोर हो रही है। अगर समय की दरार बंद नहीं हुई तो भूत, वर्तमान और भविष्य आपस में टकरा जाएंगे। टिम्मी हैरान था। क्या ऐसा हो सकता है कि बीता हुआ कल फिर से लौट आए? बुद्धिनाथ ने धीरे से कहा, हाँ, और वह नष्ट भी कर सकता है जो आज खड़ा है। समय द्वार और काल लोक की यात्रा। बुद्धिनाथ ने टिम्मी को एक घड़ी के आकार का कमल दिया। जैसे ही टिम्मी उसे छूता, धरती फट जाती और एक सुनहरा दरवाजा प्रकट होता, समय द्वार। मिन्नी साथ चलने को तैयार थी, लेकिन टिम्मी ने कहा, यह यात्रा मुझे अकेले करनी होगी। समय की परीक्षा अकेले ही दी जाती है। वह समय द्वार में प्रवेश करता है और गिरता चला जाता है। एक अनंत गिरावट, जहां कोई दिशा नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ टिक टिक की गूंज। कालपुरुष से भेंट। अचानक सब कुछ रुक जाता है। एक विशाल सिंहासन पर बैठा है कालपुरुष। उसकी आंखें रेत की तरह बह रही थीं, हाथों में टूटी हुई घड़ियां थीं, और वह धीमी आवाज में बोला, टिम्मी कछुआ, तू आया है, लेकिन देर हो चुकी है। टिम्मी, देर? लेकिन मैंने तो। कालपुरुष, समय की दरार खुल चुकी है। एक प्राणी विप्रलंभ, जो अतीत में छिपा बैठा था, उसे भविष्य का रास्ता मिल गया है। विप्रलंभ, बीते हुए भ्रम का राक्षस। विप्रलंभ एक ऐसा राक्षस जो भूतकाल की पीड़ा, पछतावे और खोई इच्छाओं से बना था।
वह जीवों को उनके बीते दुख में फंसा देता था। काल पुरुष ने कहा, अगर वह समय के मूल स्रोत तक पहुंच गया तो वह सब कुछ लट सकता है। हो सकता है तुम्हारे सभी साहसिक कारनामे, सारी मेहनत कभी घटे ही नहीं। टिम्मी ने अपनी खोल कस ली। तब मुझे उससे पहले वहां पहुंचना होगा। समय की उल्टी यात्रा। टिम्मी को एक उल्टी यात्रा पर निकलना पड़ा, समय के पीछे की ओर। वह भविष्यदर्शी जंगल से गुजरा जहां उसे अपना बूढ़ा रूप दिखा। फिर वह वर्तमान की घाटी से गुजरा जहां वह मिन्नी को गले लगाते हुए देखता है। फिर भूतकाल का जंगल जहां उसने खुद को देखा जब वह छोटा था, डरा हुआ, अकेला। वहां विप्रलंभ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। समय का युद्ध, भावना बनाम पछतावा। विप्रलंभ बोला, मैं तुम्हें बीते समय में फंसा दूंगा। देखो, तुम्हारी माँ अब भी बीमार है। तुम उन्हें नहीं बचा सके। टिम्मी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपनी आत्मा की मुहर थामी और कहा, मैं दुख से भागा नहीं। मैंने उसे स्वीकार किया और उससे सीखा। यही मुझे मजबूत बनाता है। विप्रलंभ ने समय की लहरें छोड़ी, टिम्मी ने करुणा की मुहर चमकाई। विप्रलंभ चिल्लाया, मैं तुम्हारा डर हूं, तुम्हारे खोए पल, तुम्हारे अधूरे सपने। टिम्मी, लेकिन मैं अब खुद को माफ कर चुका हूं। एक चमत्कार हुआ, समय के सारे घाव भरने लगे। विप्रलंभ की रचना ही टूटने लगी। दरार का बंद होना। जैसे ही विप्रलंभ मिटा, समय की दरार धीरे धीरे बंद होने लगी। काल पुरुष सामने आया। उसकी आंखों में पहली बार मुस्कान थी। तू केवल रक्षक नहीं, तू समय का सच्चा उत्तराधिकारी बन गया है। अंतिम मोहर, समय की मोहर। काल पुरुष ने टिम्मी के खोल पर एक 7वीं मोहर लगाई। काल मोहर, वह अब न केवल भावनाओं और जिम्मेदारी का रक्षक था, बल्कि समय के संतुलन का प्रहरी बन चुका था। जंगल की सुबह। टिम्मी जब लौटा, सब कुछ वैसा ही था, पर अब सबका चेहरा और ज्यादा चमकता था। बच्चों ने पूछा, क्या तुम वाकई समय में पीछे गए थे? टिम्मी मुस्कराया, हाँ, और सीखा कि अतीत की सबसे बड़ी शक्ति यही है, वह हमें वर्तमान को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। और आगे। लेकिन तभी मिन्नी दौड़ती हुई आई। टिम्मी, नदी उल्टी बह रही है और आकाश में कोई नई आकृति बन रही है, जैसे छायाओं का जीव। टिम्मी ने अपनी 7 मोहरों को थामा और मुस्कराया। तो अब अगली परीक्षा है, छाया और पहचान की लड़ाई। भाग 10, परछाई की परीक्षा और असली मैं की खोज। उल्टी नदी और छाया का आगमन। टिम्मी और मिन्नी उस दिन सुबह नदी के किनारे पहुंचे, जहां नदी की धारा उल्टी बह रही थी। जल में मछलियां उल्टे तैर रही थीं और पेड़ पौधों की परछाइयां अजीब आकार ले रही थीं। यह असामान्य है, मिन्नी ने चिंता से कहा, जैसे नदी भी उलझन में हो। टिम्मी ने अपनी 7 मोहरें महसूस की, उनकी ऊर्जा में कुछ बदलाव था। आकाश की ओर देखा तो एक भयंकर काला बादल छाया हुआ था, जिसके बीचों बीच एक अजीब जीव छायामृत झांक रहा था। छायामृत, पहचान का प्राणी। बुद्धिनाथ उल्लू ने बताया, छायामृत वह प्राणी है जो किसी के भी असली रूप को छिपाकर उसके भीतर की अनदेखी कमजोरियों को बढ़ाता है। वह तुम्हारे अंदर के डर, शंका और भ्रम को आकार देता है। टिम्मी ने दृढ़ता से कहा, मैं अपने अंदर की छाया से डरूंगा नहीं, मैं उससे सामना करूंगा। छाया की परीक्षा, असली मैं की खोज। टिम्मी को एक विशाल दर्पण के सामने खड़ा किया गया। वह दर्पण परछाइयों और अलग अलग रूपों का खेल दिखा रहा था। कभी वह खुद को कमजोर और डरपोक दिखा, कभी क्रोधित, कभी अकेला। छायामृत ने कहा, तुम्हें अपनी असली पहचान को स्वीकार करना होगा। बिना स्वीकृति के तुम्हें इस परछाई को पार नहीं करना। टिम्मी ने आंखें बंद की और अपने दिल की आवाज सुनी। उसने महसूस किया कि डर, गुस्सा, अकेलापन सब उसके हिस्से हैं,
पर वे उसे परिभाषित नहीं करते। मैं केवल मेरा डर नहीं हूँ, नहीं मेरी शंका। मैं टिम्मी हूँ जो कभी गिरा, लेकिन फिर खड़ा हुआ। परछाई से युद्ध, आत्मस्वीकृति का सफर। छायामृत ने टिम्मी पर अंधेरा लपेट दिया। सब कुछ धुंधला हो गया। लेकिन टिम्मी ने अपनी करुणा की मोहर निकाली। उसने उस अंधकार में अपने अनुभवों की रोशनी बिखेरी, जो उसके साहस, उसकी दोस्ती, उसकी सीख थी। धुंध छंटने लगी और छायामृत का रूप छोटा पड़ने लगा। वह बोला, तुमने मुझे समझ लिया। अब मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं, तुम्हारा दुश्मन नहीं। मैं तुम्हारा साथी हूँ। छाया से मित्रता और नई ताकत। टिम्मी ने छायामृत को स्वीकार कर लिया। छायामृत ने अपनी सच्ची शक्ल दिखाई, एक चमकदार परछाई जो उसकी शक्ति और अनुभव का प्रतिबिंब थी। मिन्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हम अपने अंधेरे हिस्सों को स्वीकार करते हैं, तभी हम सच्चे रूप से मजबूत बनते हैं। नई शुरुआत, भविष्य की ओर कदम। टिम्मी और मिन्नी अब तैयार थे अगले सफर के लिए। छायामृत ने कहा, अगली चुनौती है समुद्रलोक का रहस्य। वहां एक अमूल्य मोती छुपा है जो तुम्हारे सभी बलों को जोड़ देगा। टिम्मी ने अपनी 7 मोहरें एक साथ चमकाईं और बोले, चलो मिन्नी, हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। असली जादू अभी शुरू हुआ है। अंत में नदी फिर से सही दिशा में बहने लगी। नदी ने फिर से सही दिशा में बहना शुरू किया। आकाश साफ हुआ और जंगल में फिर से जीवन की हलचल लौट आई। टिम्मी ने महसूस किया कि असली लड़ाई भीतर की थी और उसने वह लड़ाई जीत ली। भाग 11, समुद्रलोक की ओर, रहस्यमय मोती और पानी की परी। नया सफर, समुद्रलोक की ओर। टिम्मी, मिन्नी और छायामृत ने अपनी 7 मोहरें थामी और जंगल के किनारे स्थित रहस्यमय नीला झरना पार किया। बताया गया था कि यह झरना समुद्रलोक का प्रवेश द्वार है, एक जादुई समुद्र जहाँ की गहराइयों में छुपा है एक ऐसा मोती जो सभी ताकतों को जोड़ने की शक्ति रखता है। समुद्रलोक में सब कुछ पानी की तरह बदलता रहता है, बुद्धिनाथ ने चेतावनी दी थी। और वहाँ की परी, निरिका, तुम्हें हीरा की तरह चमकने के लिए एक परीक्षा देगी। पानी के नीचे की दुनिया। टिम्मी ने गहरी सांस ली और झरने के पानी में गोता लगाया। नीचे की दुनिया चमकीली थी, रंग बिरंगे मूंगे, चमचमाती मछलियां और जल जीवों की चहल पहल। मिन्नी ने कहा, यह जगह पूरी तरह अलग है, जैसे सपने की कोई दुनिया। उनके सामने आई जल की परी निरिका, उसकी आंखें नीले मोतियों की तरह चमक रही थीं। निरिका की परीक्षा, विश्वास और समर्पण। निरिका ने टिम्मी से कहा, यहाँ के रहस्यों को जानना चाहते हो तो मुझे साबित करना होगा कि तुम विश्वास और समर्पण के योग्य हो। उसने एक छोटे झरने की ओर इशारा किया, जिसमें जल तरंगे उलझी थीं। तुम्हें उन तरंगों को पकड़ना होगा, लेकिन जैसे ही तुम पकड़ने की कोशिश करोगे, वे और तेज हो जाएंगी। टिम्मी ने मोहरें चमकाईं, लेकिन तरंगे भागती रहीं। फिर उसने अपनी सोच बदली, वह जोर लगाने के बजाय तरंगों के साथ बहने लगा। निरिका मुस्कुराई। सही कहा, साहसी कछुए। विश्वास और समर्पण से सब कुछ आसान होता है। समुद्रलोक के दोस्त। निरिका ने टिम्मी, मिन्नी और छायामृत को समुद्रलोक के कई जीवों से मिलवाया, जैसे गुफा में रहने वाली बुद्धिमान डॉल्फिन और चमकदार जलकन्याएं जो जल के जादू को समझती थीं। वे सबने बताया कि समुद्रलोक पर खतरा मंडरा रहा है, एक विशाल समुद्री राक्षस वराक जो मोती को छीनना चाहता था। वराक से पहली भिड़ंत। जैसे ही टिम्मी और उसके दोस्त मोती की तलाश में गहरे समुद्र में उतरे, वराक ने उनकी राह रोकी। उसका रूप विशाल था, पानी की लहरों में छिपा हुआ, और उसकी दहाड़ सुनकर सब जीव कांप उठे। वराक ने कहा, यह मोती मेरा है, इसे मैं छीन लूंगा और समुद्रलोक का मालिक बनूंगा। टिम्मी ने घबराए बिना अपनी मोहरें उठाईं और बोला, तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। मोती की खोज और सहारा। मोहरे की रोशनी में टिम्मी ने मोती को खोज निकाला। वह एक चमकीला,
नीला मोती था जो समुद्रलोक की ऊर्जा को समेटे था। मिन्नी ने कहा, इस मोती में हमारी सभी ताकतें एक साथ जुड़ जाएंगी। लेकिन वराक ने फिर से हमला किया। लड़ाई में निरिका ने एक जादुई कवच बनाया जिससे टिम्मी को वराक के हमलों से बचाया। दोस्ती की ताकत से जीत। टिम्मी, मिन्नी, निरिका और छायामृत ने मिलकर वराक को घेर लिया। वराक की ताकतें कमजोर पड़ने लगीं क्योंकि टिम्मी की दोस्ती, समर्पण और विश्वास की शक्ति उससे मजबूत थी। आखिरकार वराक हार मान गया और वादा किया कि वह अब समुद्रलोक को कभी नहीं छेड़ेगा। समापन और नई राह। निरिका ने मोती टिम्मी को सौंपा और कहा, यह मोती तुम्हारी 7 मोहरों को जोड़ देगा। अब तुम जंगल, समय और समुद्र के रक्षक हो। टिम्मी ने अपने दोस्तों को धन्यवाद दिया और कहा, हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। अब हम अपनी दुनिया को और भी बेहतर बनाएंगे। भाग 12 जंगल का अंतिम रहस्य, दिव्य वृक्ष और समय का पहरा। लगभग 5000 शब्द। जंगल की गहराई में अंतिम यात्रा। टिम्मी, मिन्नी, छायामृत और निरिका अब अपने साहसिक सफर के अंतिम पड़ाव पर थे, एक गहरे जंगल में जहां बताया गया था कि एक दिव्य वृक्ष है। यह वृक्ष समय का पहरा देता था और उसकी छाया में समा हुआ था जंगल का सबसे बड़ा रहस्य। बुद्धिनाथ उल्लू ने चेतावनी दी थी, इस वृक्ष की रक्षा के लिए समय स्वयं एक पहरेदार की तरह तैनात है। तुमसे बड़ी परीक्षा कोई नहीं। समय का पहरा और रहस्यमयी घड़ी। जंगल के बीचों बीच एक विशाल प्राचीन घड़ी थी जिसकी सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं। उस घड़ी की हर टिक टिक जंगल के जीवन से जुड़ी थी। टिम्मी ने देखा कि घड़ी की सुइयां अचानक धीमी हो गईं और समय रुकने लगा। छायामृत ने कहा, यदि समय रुक गया तो पूरा जंगल जमेगा, जीवन थम जाएगा। पहरेदार की परीक्षा, समय का सही उपयोग। अचानक एक प्राचीन स्वर सुनाई दिया, जो समय को समझेगा वही इस जंगल का असली रक्षक होगा। टिम्मी को घड़ी के चारों ओर घूमते हुए 3 सवाल मिले जो उसे समय की सही अहमियत समझाने थे। पहला सवाल, समय की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? टिम्मी ने जवाब दिया, समय की सबसे बड़ी शक्ति है बदला। दूसरा सवाल, कैसे हम समय का सम्मान करें? मिन्नी ने कहा, समय का सम्मान करना है हर पल को पूरी ईमानदारी और प्यार से जीना। तीसरा सवाल, क्या समय को रोका जा सकता है? छायामृत ने जवाब दिया, नहीं, समय को रोका नहीं जा सकता, पर हम समय के साथ समझदारी से चल सकते हैं। दिव्य वृक्ष का प्रकाश। इन उत्तरों के बाद घड़ी फिर से चलने लगी और जंगल में दिव्य वृक्ष से सुनहरी रोशनी निकली। वृक्ष के फलों से एक चमकीला फल टिम्मी के हाथ आया जिसमें सारी यात्रा की ताकतें समाहित थीं। वृक्ष ने कहा, यह फल तुम्हें जीवन की नई समझ देगा। तुम्हारा साहस, धैर्य और दोस्ती अब अमर है। दोस्ती का जश्न और नई शुरुआत। सभी ने खुशी मनाई। जंगल में पक्षियों की चहचहाहट बढ़ गई और फूल खिल उठे। निरिका ने कहा, टिम्मी, तुम्हारी यात्रा खत्म नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। टिम्मी ने हंसते हुए कहा, हाँ, अब मैं पूरी दुनिया की रक्षा के लिए तैयार हूँ। अंतिम संदेश। बुद्धिनाथ उल्लू ने समझाया, यह कहानी हमें सिखाती है, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें धैर्य और दोस्ती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। टिम्मी ने अपनी 7 मोहरें चमकाईं और कहा, हमेशा याद रखना, धीरे चलो लेकिन डटे रहो। क्या आप टिम्मी की अगली यात्रा पढ़ना चाहेंगे, जहां वह नई दुनिया के नए रहस्यों और चुनौतियों से रूबरू होगा?